गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 25 जुलाई हम लोग क्लास 8 का चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का, जो कि चैप्टर किसी में एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश अंपायर है, किसी में कुछ नेम है। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आपके में कुछ भी नेम हो हिस्ट्री का, जो भी सेकंड चैप्टर है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल या एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश अंपायर, ये सब वही है, या ट्रेडर्स टू पैरामाउंटर्स, जो कुछ भी वर्ड हो आपके चैप्टर में दिया हुआ वो यही चैप्टर है। चैप्टर 2 हिस्ट्री का ये है, ठीक है। हमने इसमें बहुत सारा पार्ट पढ़ा था। पीछे हमने पढ़ा कैसे अंग्रेज धीरे धीरे व्यापारी से हमारे इंडिया के रूलर बनते चले गए। उन्होंने 2-3 लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा। उसके अलावा उन्होंने कर्नाटक में लड़ा फ्रांस वालों से। उसके अलावा टीपू सुल्तान से, मतलब कि मैसूर से उन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी। 3 लड़ाइयाँ उन्होंने मराठा से लड़ा, 3-4 लड़ाइयाँ उन्होंने फिर से किससे, सिख से लड़ी। तो ये सब करते करते अब हम लोग आते हैं अंतिम समय में, जब लगभग वो सब जगह को, एरिया को हड़प चुके थे। तो नेक्स्ट एक स्टेप आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉलिसी था जिसके तहत ये ऐसे लॉर्ड डलहौजी शुरू किया था, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर था, लॉर्ड डलहौजी। इसके नेम पे एक छोटा सा शहर है हिमाचल प्रदेश का, जिसका नेम ही है डलहौजी। बहुत अच्छा सा प्लेस है। तो इसने ही हड़प नीति, इसको हम लोग बोलते हैं राज्य हड़प नीति, हड़पने की ये एक नीति अपनाई, और इसको इसने बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत क्या था, इसने बोला कि इंग्लैंड वाले सिर्फ उन्हीं राजा को राजा मानेंगे जिनका अपना बच्चा है। अगर आपको अपना बेटा नहीं होगा तो आप किसी को गोद लिए हुए बेटे को रखेंगे या उत्तराधिकारी मानेंगे आप उसको, तो हम लोग उसको राजा नहीं मानेंगे। और वो जो साम्राज्य है वो किस में आ जाएगा, मिल जाएगा अंग्रेजों में। सोचो अंग्रेज कितना चतुर है, मेरा राज्य मैं जानूँ मैं किसको दूँ, लेकिन ये ऐसा कह रहा था। और इसी के तहत इसने क्या काम किया कि सतारा, पुणे के नीचे एक जगह पड़ता है, नाम है सतारा, ठीक है। सतारा को ऐसे ही जैतपुर और संबलपुर उड़ीसा में, उदयपुर राजस्थान में, नागपुर महाराष्ट्र में, झांसी यूपी में, इन जगहों को हड़पा। झांसी का तो तुम सुने होंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 1854 में यही सब था। दूसरा क्लॉज इसने क्या काम किया, दूसरा, पहले फेज में तो ये किया, दूसरे फेज में इसने एक काम और, आप देखा कि जिसको बेटा है और उसका रूल चल रहा तो उसको कैसे हड़पे। इसने 3 तरीका अपनाया। सबसे पहला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके पहले भी एक अपना चुका था, सब्सिडियरी अलायंस। अच्छे से समझना, सब्सिडियरी अलायंस मतलब है एक तरह का समझौता। इसके तहत क्या है, अगर मान के चलो कि तुम अंग्रेज तुम पे अटैक करेगा और तुम नहीं चाहते कि तुम पे अटैक करे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों से दोस्ती करनी। और उस दोस्ती के बदले क्या होगा, अंग्रेज के कुछ सैनिक होंगे। वो सैनिक कहाँ पर रहेंगे, तो वो तुम्हारे राज्य में रहेंगे। मान चलो ये तुम्हारा राज्य है, तो तुम्हारे उसके अंग्रेज के सैनिक तुम्हारे राजधानी में रहेंगे। और वो इसलिए होंगे कि जब कोई दूसरा राज्य तुम पे अटैक करेगा तो ये तुमको मदद करेंगे। जबकि हमारे भारत में अब कोई वैसा ताकतवर बचा नहीं, एक दूसरे से कोई लड़ नहीं रहा था, सिर्फ हड़प कौन रहा था, अंग्रेज। तो सोचो कि अंग्रेज ही तुम पे अटैक करेगा और अंग्रेज ही अपना आदमी तुम्हारे पास भेजेगा। तो सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, इट मींस कि आप अंग्रेजों का सहयोगी बन सकते हैं। किस शर्त पे, शर्त ये है कि आप क्या काम कीजिए कि लड़ाई नहीं कीजिए अंग्रेजों से, और अंग्रेजों के उस सैनिक और अफसर को अपने यहाँ बैठाइए अपने खर्चे पे। उस सैनिक और अफसर का जो भी खर्च होगा वो आप देंगे और वो आपके यहाँ बैठा रहेगा। ये था सब्सिडियरी अलायंस। जब इससे भी सारे राज्य नहीं हड़प पाया तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया, मतलब इसको राज्य हड़प नीति, कि अगर आपको अपना बेटा नहीं है तो आपका संपत्ति जो है वो कौन ले लेगा, इंग्लैंड, अंग्रेज ले लेगा। बहुत अच्छा। 2 और तीसरा, जब इससे भी पूरा नहीं हुआ तो उसने क्या लगाया, मिसमैनेजमेंट का। कुछ राज्यों पे, कुछ जो छोटे छोटे राज्य थे उन पे आरोप लगाया, आप लोग सही से राज्य नहीं चला रहे हैं, इसलिए आपको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है, अब यहाँ पे राज्य अंग्रेज चलाएगा। और इसी का जीता जागता उदाहरण था 1856 में अवध पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। और यही सब रीजन था कि भारत में लोग भड़के और 1857 में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की विद्रोह हुई, ठीक है। इन सब के अलावा अंग्रेजों ने बहुत सारे रूलर्स को, ठीक है, बहुत सारे रूलर्स को राजा मानने से इनकार कर दिया। पहले क्या थे, कुछ राजा थे उनको अंग्रेज पेंशन देता था कि लोग तुम अपना खर्चा चलाओ। जैसे नवाब था कर्नाटक का, सूरत का, तंजौर का,
लॉर्ड डलहौजी जब आया तो बोला कि तुम लोग को मैं राजा नहीं मानता, तुम राजा कैसे हो गए? राजा तो वो होता है जिसके पास अपना अधिकार क्षेत्र हो, और तुम्हारे पास तो कोई क्षेत्र नहीं है, तो तुम्हारे वंशज कभी राजा थे, इसके चक्कर में क्या तुमको हम पेंशन देंगे? तो उसने पेंशन हटा दी। इसकी वजह से वो लोग भी हटे, ठीक है, वो लोग भी गुस्सा हुए। अब इसी में एक इन्वेस्टिगेट करके एक कहानी दिया हुआ, कास्ट बाय प्रोविडेंस फॉर द रोल ऑफ एन इनकम्प्लिश्ड डिलेंट, नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह था लखनऊ का। ये एक बेकार का नवाब था, बेकार मतलब एक कर्म का नहीं था। ये दिन भर मंदिर नहीं मतलब भोग विलास नाच गाना में लगा रहता था, दिन भर चेस खेलता था, गाना गाता था, गाना सुनता था, डांस देखता था, और इसका कहना था कि राजतंत्र कुछ नहीं है, मतलब संगीत सुनो इसी में आनंद, ठीक है। ये बिल्कुल ही बेकार कर दिया था, अवध के राज्यपाट से कुछ नहीं, इसीलिए अंग्रेज 1856 में अवध को हड़प गया। और जब अवध पे हमला करने के लिए अंग्रेज आ रहा था तो सेनापतियों ने वाजिद अली शाह को बोला कि नवाब सो अंग्रेज आ रहे हैं, वो आपको हार्म करेंगे। तो इसने बोला कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजों को आने दो, वो संगीत में डूब जाएंगे और वो भी क्या करेंगे, ये हड़प की नीति छोड़ देंगे। अंग्रेज आया, अच्छे से इसको घसीटते हुए लेके गया और बाद में फांसी पे चढ़ा दिया था, ठीक है। तो ऐसा तो निरंकुश पागल राजा था। ये अपने आप को मिसफिट समझता था। वाजिद अली शाह का कैरेक्टर बड़ा खतरनाक था। ये ब्रेनलेस लिबर्टीन था, इसके पास बुद्धि नाम का कोई चीज़ नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि लवेबल और जेनरस था, उदारवादी था। जब दिमागी नहीं था, उदारवादी था। साथ में ये क्या करता था, कभी शराब नहीं पीता था, दिन में 5 बार ये प्रेयर करता था, नमाज पढ़ता था। लेकिन इसका एक ही चीज़ कमी था कि ये बस नाच गाना संगीत इन चीज़ों में रहता था और उसी को ज़िंदगी मानता था, जिसकी वजह से अंग्रेज इसका चीज़ हड़प गए। ऐसा डॉक्टर जी.डी. भटनागर ने लिखा अवध के नवाब वाजिद अली शाह की। अब इसी के तरीके से आप सोच लीजिए कि नवाब वाजिद अली शाह कैसा होगा, तो वो बस भुक्तभोगी था, तभी तो जैसे अंग्रेज हड़पा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अब ब्रिटिश एम्पायर क्या किया ना, शुरुआत में बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट लाया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्यूअल गवर्नमेंट, ध्यान रखना, ड्यूअल मतलब होता है दो, तो ड्यूअल गवर्नमेंट क्या है? तो ड्यूअल गवर्नमेंट क्या है, अगर बंगाल का क्षेत्र है तो यहाँ पे 2 सरकार होगी। एक सरकार होगी वहां के नवाब की, और नवाब का काम होगा, बस वो राजा है, वो लोगों का काम करेगा, डेवलपमेंट करेगा। और एक सरकार होगी किसकी, अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की। जितना टैक्स वहां जमा होगा, पैसा कौड़ी जमा होगा, वो सब कौन जमा करेगा, अंग्रेज। और डेवलपमेंट करेगा कौन, नवाब। जनता का दुख दर्द कौन सुनेगा, नवाब। जब पैसा नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट कहां से करेगा इंसान? तो इसीलिए ये ड्यूअल गवर्नमेंट बाद में खत्म हो गया। तो अंग्रेजों का मैनेजमेंट कैसा था ये तुम देखो। वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसको सबसे पहला हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते हैं। इसने क्या किया, सिपाही भर्ती करना शुरू किया, सेना बड़ा करना स्टार्ट किया। बंगाल से, अवध मतलब लखनऊ का एरिया, लखनऊ के आजू बाजू, बनारस से, बनारस जानते हो ना, अब बंगाल में बिहार वगैरह सब आता था उस समय, इन सब जगहों से इसने बंगाल का आर्मी बड़ा किया। और सूबेदार बड़े लेवल पे इसने क्या किया, सूबेदार रखा। सूबेदार हम लोग भारतीय के लिए हाईएस्ट पोस्ट होता था सूबेदार। सूबेदार वो लोग बनता था जिस पे अंग्रेजों का बहुत विश्वास था कि ये गद्दारी नहीं करेगा। चार्ल्स कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस जब ये इंडिया में आया तो इसने एक्ट बहुत सही सिस्टम लगा दिया। इसने हर जिला में थाना लगाया, और थाना का हेड था दरोगा, अभी भी होता दरोगा। गांव में कोतवाल रखा, शहरों में कोतवाल रखा, और गांव में चौकीदार रखा। कोतवाल वो लोग होते थे जो चेक करते थे सब जगह सही से सिस्टम चल रहा है कि नहीं, और गांव में चौकीदार रखा। हर राज्य में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, हर जिला में एक एसपी रखा ताकि सही से काम धंधा अच्छे से चले। साथ में जमीन का टैक्स वसूलने के लिए एक रिवेन्यू डिपार्टमेंट का रखा। भारतीय लोग भारतीय और अंग्रेजों के लिए अलग अलग कोर्ट था, अंग्रेजों के लिए अलग होता था और भारतीय के लिए अलग। अंग्रेज अगर कोई कानून तोड़े भी तो बंद कमरे में उनको चाय वगैरह पिला के उनसे पूछताछ किया जाता था। अगर दोषी पाया भी गया, भारत में किसी 10, 20, 25 को मार भी दिया वो लोग, तो उन लोगों को कोई सजा नहीं होता था, बस उन लोगों को यहाँ भारत से हटा के अफ्रीका कहीं और जहाँ इंग्लैंड शासन करता था वहाँ भेज दिया जाता था। तो ये स्थिति थी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हिंदू और मुस्लिम लॉ को बंद कर दिया कि ना हिंदू अपने हिसाब से कानून चला सकते ना मुस्लिम। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बन गया बम्बई में, कोलकाता और मद्रास में, जिसके अनुसार चला। पॉलिसी ऑफ पारामाउंट्सी। पारामाउंट्सी क्या चीज़ है? 1813 से 1823 तक वॉरेन हेस्टिंग्स जब शुरुआत में था गवर्नर, शुरुआत में था, 1813 से नहीं, इसने पारामाउंट्सी ला दिया। पारामाउंट्सी मतलब क्या चीज़ होता है कि
जो राज्य में सबसे बड़े अधिकारी होंगे वो अपने आप को ज़्यादा वैल्यू देंगे, वो अपने अनुसार काम करेंगे। इट मीन्स कि अंग्रेज क्या हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया और वो अपने फायदे के लिए काम करने लगा। इसी में एक रानी छेन्नवा थी जो कित्तूर की थी, उसने विद्रोह किया, लेकिन और पहली महिला थी जो विद्रोह करने वाली थी 1823 से 1829। बाद में इनको मार दिया गया और बाद में तो फिर तुमको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वगैरह। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप इसका क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। कल जरा साइंस का बुक लेके आइएगा, आगे साइंस के बुक को पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ये चैप्टर हिस्ट्री का 2 चैप्टर मैंने खत्म किया, फर्स्ट और सेकंड।